हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रतीक लालवानी आज आपके सामने जो कक्षा 10 की जो आपकी जो दो परीक्षा है जो किसी कोरोना के कारण आपकी पोस्टपोन हो चुकी थी, उन परीक्षाओं की तिथि शिक्षा मंत्री द्वारा घोषित कर दी गई है। आपको पता ही होगा आपके जो एसएससी का एग्जाम है वो आपको होने वाला है 29 जून को, और आपका जो मैथ्स का एग्जाम है वो होने वाला है आपके 30 जून को। तो आपको पता ही होगा, तो आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी और आपकी तैयारी के साथ हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। 30 जून तक हम आपको सारी आपके जो मैथ्स में कोई डाउट आते हैं या आपकी सारी क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। 30 जून तक आपकी मैथ्स की क्लास हम ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम मैथ्स के बारे में आपको बताते हैं। आपको पता ही होगा मैथ्स का आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। उस पेपर के अंदर आपको पता होगा जो पार्ट ए है, पार्ट ए में आपके 1 से लेकर के 10 तक 10 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि आपका ये फर्स्ट पार्ट होगा वो कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का। उसके बाद जो पार्ट बी है, पार्ट बी आपके शुरू होता है 11 क्वेश्चन से लेकर के 15 क्वेश्चन तक। इसमें आपके पर क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, यानी कि 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि 10 नंबर का आपका ये हो गया। उसके बाद जो आपका पार्ट सी है, पार्ट सी शुरू होता है आपके क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 25 तक। ये क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, यानी कि 3 into 10 इक्वल टू 30, यानी कि आपके 10 क्वेश्चन का ये पार्ट, 10 क्वेश्चन का बी पार्ट और सी पार्ट आपका 30 क्वेश्चन का, उसके बाद 30 नंबर्स का। उसके बाद आपका जो पार्ट डी है वो आपके शुरू होता है 26 से लेकर के 30 तक। इसमें कितने क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। और आपके जो आपका जो पार्ट डी है वो कितने मार्क्स, आपका पार्ट डी जो है वो आपके 26 से लेकर के 30 तक है और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है और 5 क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, यानी कि आपका जो ये पार्ट कितने मार्क्स का हो गया, 30 मार्क्स का, यानी कि ओवरऑल आपका ये पेपर कितने मार्क्स का हो गया, 80 मार्क्स का। जो आपको बचा होगा, आपने जब स्टडी से पढ़ाई करी होगी जून जुलाई में, तो हमने आपको सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। उसके बाद आपको पेपर बताया था और आपकी तैयारी भी हमने कराई थी। अब उसके बाद आपकी जो तैयारी हो गई थी उस तैयारी का हम रिवीजन करने गए थे। उसके बाद अगर आपको अभी भी और कोई दिक्कत आती है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले, और उसमें आपको भी कहता है कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या बताया जाए कि आप उस समस्या का आपका वीडियो बना सके। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो पार्ट डी, उसके अंदर आपके 5 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आपको बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 26 है वो आपके किससे रिलेटेड है, ग्राफ से, और ये आपको से 6 मार्क्स आपको अवेलेबल रहेगा, यानी कि आपके 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया इसमें से आने वाला है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताओ कि ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो आपके कौन चैप्टर से आता है, आपको पता होगा अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम भी आपने सुना होगा। अध्याय 4 जो है या चैप्टर 4 है वो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण और असमीका। असमीका के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले हम रैखिक समीकरण के बारे में बात करते हैं। रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण से मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास कोई दो वेरिएबल है x और y, इसके थ्रू अपन एक इक्वेशन बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, आपकी रैखिक समीकरण। जैसे कि आपको वेरिएबल या फिर आप इसको बोलते हैं चर, चर आपके अल्फाबेट में a से लेकर के z तक जो आपके 26 लेटर है ये सब आपके चर में आते हैं, यानी कि वो आपका वेरिएबल है। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक, यानी कोई भी नंबर 1 से लेकर के 1000 100 कोई भी आप ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं चर। आप यहां पर आपकी किताब में x और y से रिलेटेड करते हैं, तो सबसे पहले हम x और y से आपको चर के बारे में नॉलेज देंगे। सबसे पहले आपको बताओ कि रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है। रैखिक समीकरण का रूप से तात्पर्य यह है कि रैखिक समीकरण किस तरीके से बनती है, रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा या आपको हमने बताया होगा, रैखिक समीकरण जो होती है वो a1x b1y c1 0, या फिर एक और रैखिक समीकरण होती है a2x b2y c2 0। इन दो रैखिक समीकरण की अगर हम कुछ तुलना करें या इनका कुछ कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन किसका करना है, इनके कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है x जो है उस x को अगर मैं हाइड करता हूं तो यानी क्या बचा a1, अगर मैं इधर से x को हाइड करता हूं, x छुपाता हूं, क्या बचा a2। इनके बीच में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन या फिर तुलना। तब हमारे बीच में कुछ मान आते हैं या कुछ हमारे पास कुछ नई चीजें प्राप्त होती है, वो सब आपका एक गुण बन जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर तुलना करते हैं, तो तुलना क्या हो जाएगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये मान आपकी इक्वेशन और इक्वेशन की अगर कंपैरिजन करें और ये मान आपके अगर बराबर आते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है और इनके बीच में किसी कांस्टेंट का गुणा होता है, यानी कि
जब ऐसा समीकरण आ जाए या जब ऐसे मान आ जाए तो उसका मतलब होता है वो समपाती रेखाएं होती है, यानी जो आपस में क्या है समपाती। समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक ढकना, यानी कि जैसे अगर मैं ग्राफ का अगर कोई लाइन शो करूंगा, अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा बना तो ये वाली किसी का ग्राफ भी क्या बन जाएगा इसी लाइन के ऊपर बन जाएगा, यानी कि वो हो गया आपके समपाती रेखा। उसके बाद अगर इसी कंपैरिजन में अगर हमको कुछ ऐसा मान प्राप्त हो जाए a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not is equal to c1 upon c2, अगर ऐसा कोई हमको मान प्राप्त हो जाता है तो हम सबसे पहले आपको बताना कि आप ऐसा कोई मान प्राप्त होता है इसका मतलब ये है कि वो आपस में कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। कैसी रेखा है, समांतर। और एक और आपका जो लास्ट बचा हुआ क्वेश्चन है, अगर वो ऐसा होता है a1 upon a2 b1 upon b2 नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब होता है जो आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है यानी कि जब ऐसा कोई मान है इसका मतलब होता है अद्वितीय हल। कौन सा हल, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, यानी कि उस समीकरण को अगर हम सोल्व करेंगे या उसका हल निकालेंगे तो उसका एक कोई आंसर निकलेगा और वो कहलाएगा आपका अद्वितीय हल। और उसमें आपके रेखाएं जो बनेगी वो किसी बनेगी आपस में एक जगह मिलेगी, यानी उसमें रेखाएं किसी बनेगी प्रतिच्छेद रेखा, किसी बनेगी प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे बेसिक की। अब हम बात शुरू करते हैं आगे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तो ये तो बेसिकली आपको बताना चाहिए। उसके बाद अगर मान लो इसी से कोई अगर सवाल लेके कोई इनका कुछ निकाले तो जैसे आप देखना एक बार, यानी कि हम कोई दो समीकरण ले लेते हैं जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 4x इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले अगर हम समीकरण की तुलना करते हैं, सबसे पहले हमको जो 6 है इसको आपको यानी 12 है, इन दोनों को आपको एक तरफ क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो पक्षांतर करने पे हमारा समीकरण का रूप बन जाता है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर हम इनकी तुलना वो जो हमारी बेसिक समीकरण है a1x प्लस b1y और c1y से करते हैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन समीकरण से क्या करेंगे, तुलना। तो हम जैसे तुलना करते हैं तो x और x सेम हो गया, तो a1 की वैल्यू क्या लिखी है आपको 2, यानी कि a1 जो है वो आपका क्या है 2। यहां पर y से y कैंसिल तो b1 की जगह क्या लिखा हुआ है b1 3 और c1 की जगह क्या लिखा हुआ है -6। इस तरीके से अगर a2 की बात निकालते हैं तो a2 क्या दे रखा है हमको 4 और b2 की जगह क्या दे रखा है 6 और c2 की जगह क्या दे रखा है -12। तो अगर हम इनकी जो हमारे पास तीन समीकरण थे उनके आपस में तुलना करते हैं, यानी कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, इन मानों को हम इस समीकरण में रखते हैं। तो 2 upon 4, 3 upon 6 minus 6 upon -12। अब आपको पता होगा ये 2 और 4 हमेशा दोनों 2 की टेबल से कैंसिल होते हैं, 2 की टेबल से 1 बार और 2 की टेबल से 4 2 टाइम्स, 3 की टेबल से 1 टाइम और 3 की टेबल से 2 6 टाइम, माइनस माइनस कैंसिल, 6 की टेबल में 1 बार और 6 की टेबल में 12 2 बार, यानी कि 1/2 1/2 और 1/2, यानी कि इन तीनों का हल क्या आता है 1/2 1/2 और 1/2, यानी कि तीनों मान क्या है सेम में या समान है। तो हमने अभी बताया था अगर तीनों मान अगर समान हो या उनका आंसर इक्वल आ जाए यानी वो कौन सी रेखा होती है, समपाती रेखा होती है। कैसी होती है, समपाती रेखा है। तो आप समझ गए होंगे समपाती रेखा उसका क्या मतलब है, यानी कि जब इनकी तुलना करेंगे तो उनका मान क्या आएगा बराबर, यानी कि ये समीकरण उस समीकरण में कोई अंतर नहीं है, इसमें 2 है इसमें 4 है। अगर हम इस समीकरण में या फिर इस समीकरण को ले लो, इस समीकरण में हम 2 का इंटू कर देंगे तो ये समीकरण भी इस समीकरण की जैसी बन जाएगी, यानी कि एक तरीके से ये एक तरीके क्या है समपाती रेखा है। यानी कि इसका जब ग्राफ शो करोगे आप तो ग्राफ में ये रेखाएं बनेगी और इसी रेखा के ऊपर ये लाइन वापस बन जाएगी, इसको बोलते हैं समपाती रेखा। तो ये तो कोई हमारी समपाती रेखा की बात। अगर आप
समांतर रेखाओं की बात कर रहा तो समांतर रेखाओं के लिए कुछ नहीं, आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दो। जैसे कि हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं 7 और यहाँ लिख देते हैं हम 30। तो जैसे हमने वैल्यू चेंज करी, वापस इसको क्या करेंगे हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 13 को भी क्या करेंगे हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे। जैसे पक्षांतर करेंगे तो 2x + 3y - 7 = 0, 4x + 6y - 13 = 0। अब वापस की तुलना करेंगे तो तुलना करने में क्या है, वापस भी करेंगे 2/4 3/6 और ये आ जाएगा -7/-13। तो ये आपको पता है 2 की टेबल से 1 बार और 2 की टेबल से 2 बार, 2 3 की टेबल से 1 बार और 3 की टेबल से 2 बार। और 7 और 13 आपस में कभी कैंसिल होते नहीं, होगी ये दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, यानी कि इनका सिर्फ इनमें ही भाग जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर आया है वो कुछ इस तरीके से आया है, माइनस से कैंसिल कर लो, यानी कि 1/2 1/2 तो इक्वल है यानी कि बराबर, लेकिन लास्ट की पोर्शन है वो आपको क्या है समान नहीं है। जब ऐसा आता है तो उसका मतलब हमने क्या बताया था, वो कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है। कौन सी रेखा है, समांतर रेखा। तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा समांतर रेखा कैसी होगी। समांतर रेखा का मतलब जब इनका जब ग्राफ बनाएंगे तो मान लो एक लाइन ऐसी गई तो इसी की जैसी एक लाइन और ऐसी चल जाएगी, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, कभी मिलेगी नहीं। तो ये कैसी होगी, हमारी समांतर रेखा होगी। तो आपको समझ में आ गया समांतर रेखा क्या होती है, किस तरीके से बनेगी, ये तो हमने बेसिक तरीके से सीखा। अब एक और आपका जो बचा हुआ है अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, और उसमें आती है प्रतिशत रेखा जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके पेपर में उसी में से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं 3x + 6y = x + y = 5 और मान लो हम लिख देते हैं 2x + 3y = 10, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 12। ये तो इक्वेशन हम लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अद्वितीय हल या अद्वितीय का मतलब क्या होता है, तो इनकी पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। यानी कि x क्या है उसकी मतलब 1, y का मतलब यानी कि 1 लिख सकते हो, लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं। अब तो सबसे पहले हम तुलना करते हैं, तो यहाँ का वैल्यू आ जाएगी 1 और वहां से लेंगे तो 2, यहाँ से लेंगे 1 वहां से लेंगे 3। तो आपको बताया था मैंने, इसको क्या करना पड़ता है, आपको इधर करना पड़ता है, यानी दोनों माइनस में आएंगे, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप लो या मत तो एक ही बात है, लो भी लोगे तो -5 और -12। तो आप खुद देखो 1/2 1/3 और 5/12 ये आपस में तीनों क्या है, किसी सॉल्यूशन में आपस में एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों समांतर है, दोनों बराबर नहीं है, यानी कि तीनों कैसे इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा हल हो गया, अद्वितीय हल। कौन सा हल हो गया, अद्वितीय। यानी कि रेखा कैसी बनेगी, प्रतिच्छेद रेखा है। कैसी रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है। तो आपको समझ में आ गया प्रतिच्छेद रेखा कैसे बनेगी। तो ये तो तुलना करने वाली, लेकिन एग्जाम में आपके इससे कोई उसको एग्जाम देने को कोई इतना मतलब नहीं होता है कि आप ये निकालो या निकालो। लेकिन अगर आपको अगर वो ग्राफ बनाने की बोलता है, यानी कि उसको बोलता है कि आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना करके उसकी इक्वेशन को सोल्व करो, तो आपको उसके अंदर आपको इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो आपके पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो अब आपका शुरू होता है यहाँ से। जैसे कि आपको सबसे पहले कोई इक्वेशन दे देगा, आपको x + y = 6 दे दिया मान लो, और एक तरफ दे दिया 2x + y = 12। ठीक है, तो हम ये दो इक्वेशन को लेकर के या दो समीकरण को लेकर के एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, जो आपको पेपर में आगे पूछा जाएगा। तो पेपर में आपको ग्राफ भी उपलब्ध कराएंगे, तो ग्राफ में आपको ग्राफ पेपर में आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सबसे पहले दो समीकरण आपको दे रखी हो तो आप अपनी कॉपी के अंदर एक तरफ एक समीकरण और दूसरी तरफ दूसरे समीकरण को लिख लेना। उस समीकरण को लिखने के बाद आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सोल्व करने के लिए। मैं भी आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ, सिंपल तरीका, जो आपको जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले अगर आपको कोई समीकरण दे रखी दोनों को एक तरफ लिख दो, बीच में एक लाइन खींच दो। बीच में लाइन खींचने का मतलब ये है ताकि हमारा एक समीकरण का हल इधर रहेगा और एक समीकरण का हल इधर रहेगा। सबसे पहले हम इन दोनों x और y में से किसी एक को, x और y में से किसी एक को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे। चाहो तो आप y को कर सकते हो, चाहो तो आप x को कर सकते हो। अगर
आप y को पक्षांतर करते हो तो ये ऐसा कैसा बीच में बराबर ऐसा कैसा 6 ऐसा कैसा y अगर यहाँ कैसा है प्लस का, तो यहाँ अगर आप इसको पक्षांतर करोगे तो आपस में आपने बच्चों ने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज अगर मैं पक्षांतर करूंगा तो उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका y कैसा हो जाएगा, माइनस का। और यहाँ पर ग्राफ सोल्व करने के लिए सबसे बेसिक तरीका होता है कि आप कोई वैल्यू मान लो, यानी कि आप यहाँ पर एक तरफ मानते जाओगे कोई वैल्यू और आपका उसका कोई आंसर आता जाएगा। यानी कि सबसे पहले इसको मानने के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में हम दो खंड करते हैं, दो खंड में एक तो अपना दो चर है, एक x और एक y, क्योंकि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, यानी कि x एंड y। सबसे पहले हम बराबर के इस तरह वाली चीज में उनको मानेंगे, सबसे पहले हम बराबर में इस तरह मानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले y की जगह सबसे शुरुआती में हम क्या मानते हैं, हम जीरो। सबसे बेसिक और सबसे सिंपल होता है जीरो माना। तो जीरो मानने से क्या होता है, हमारी इस समीकरण में से जल्दी सोल्व करते हैं। सबसे पहले y की जगह क्या मानेंगे, जीरो। माना y बराबर जीरो रखने पर, y बराबर जीरो रखने पर, तो y बराबर जैसे हम जीरो रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस जीरो, और 6 में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा 6, यानी कि जैसे आपने y की जगह क्या रखा है जीरो, वहां पर आपकी वैल्यू क्या होगी 6। उसके बाद आपके पास एक बार आपने जीरो मान लिया, उसके बाद जीरो के बाद 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, आप कुछ ही मान सकते हो आपके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको आंसर ऐसा बनाना है जो पॉइंट में ना हो, क्योंकि पॉइंट में आप ग्राफ बनाओगे तो आपसे ग्राफ सही नहीं बन सकता और ग्राफ बनाने में तकलीफ आ सकती है। तो आप ऐसी वैल्यू लो तकलीफ से क्या होता है, बराबर वो आंसर आपके पूर्ण संख्या के रूप में आता है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि जिसका कोई फिक्स नंबर हो, 1 2 3.34 पॉइंट में कोई संख्या नहीं लेनी चाहिए। सेकंड मान लिया अपन ने, माना y बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, तो जैसे y बराबर 1 रखेंगे यानी समीकरण एक में x बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5, यानी कि जैसे आपने y की वैल्यू 1 रखी तो आपकी वैल्यू क्या होगी 5। आप चाहो तो दो जो डिब्बे हैं, दो अपन जो बॉक्स बनाए हैं, इससे भी आप ग्राफ सोल्व कर सकते हो। चाहो तो आप इसमें एक डिब्बा और बढ़ा सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सोल्व करते हो। दो से भी काम बन जाता है, लेकिन चलो एक डिब्बा और बना लेते हैं हम सुविधा के लिए। माना अब एक मान लिया था हमने, एक के बाद क्या बनाएंगे हम, दो, कुछ ही मान सकते हो आप, मैं यहाँ दो मान लेता हूं, माना y बराबर 2 रखने पर, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 2, और 6 में 2 का क्या बनेगा 4, यानी कि जैसे आपने y की जगह 2 माना, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इस तरीके से हमारे पास जो बॉक्स हमने बनाया था x और y के लिए, वो हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। क्या कर दिया, फिल करके उसको भर दिया। अब ये तो हमारा हो गया एक तरफ का काम, यानी कि हमने दो समीकरण में से एक समीकरण को सोल्व कर दिया है। अब हम बात करेंगे इस तरह वाले समीकरण की। देखो इस तरह वाले समीकरण में xy बराबर 12 दे रखा है और साथ में x के आगे 2 लिखा हुआ है। 2 यहाँ पर क्या है आपको पता होगा, 2 यहाँ पर है कोई कांस्टेंट या फिर कोई संख्या दे रखी है। तो आप चाहो तो इन दोनों में से किसी एक को उधर भेज दो, किसको भी भेज सकते हो। चलो मैं मानता हूँ मैं इस y को क्या करता हूँ, इधर भेज देता हूँ। अगर मैं y को उधर भेज देता हूँ तो आपको भी बताया था मैंने, बराबर में 12 जो भेजते हैं उसी में चेंज करना है, बाकी वैसा का वैसे ही रखना है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जिस चीज को हम इधर से उठा के उधर पक्षांतर करें उसी में परिवर्तन होगा, वो बाकी संख्या ऐसी की वैसे लिखेंगे। यानी कि 2x को हमने कुछ भी नहीं, इसको हमने कुछ हाथ में लगा तो वैसा का वैसे ही रखा हुआ है, और 12 वैसा का वैसे ही है, बराबर भी वैसा का वैसे ही, खाली बस y जो है इसको हमने क्या किया है, इस तरफ से उस तरफ पक्षांतर किया है। तो जैसे ही y आपका प्लस का है वहां जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि यहाँ पर आपके x के आगे 2 और है, 2 यहाँ पर इसके क्या है गुणे में है। तो अगर ये जब भी आप यहाँ पर कुछ संख्या दिखती है उसको आप क्या करोगे, उसके भाग में ले जाओ। तो भाग में ले जाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। हमको x निकालना है ना कि हमको 2x, यानी कि हमको यहाँ पर जो x के आगे 2 लिखा है उसका मतलब x क्या है गुणे में है। तो जैसे ही इसको क्या करेंगे हम इसके नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इसके भाग में यानी इसके बटे में। तो यहाँ पर ये हमारी बन गई समीकरण 2। समीकरण 1 को तो हमने सोल्व कर दिया था, और समीकरण 2 को सोल्व करते हैं। और सोल्व करने का तरीका वही है जो इसमें है। सबसे पहले हम कोई संख्या मानेंगे, मानने की जगह बराबर के इधर वाली संख्या में, यानी कि y की जगह 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपका जो इसको सोल्व करने का आंसर कैसा आना चाहिए, पूर्ण संख्या, न कि बटाबटी में। वो पूर्ण संख्या आएगी तभी आपका ग्राफ क्या बनेगा, सही ढंग से बन पाएगा। सबसे पहले हम y बराबर 1 मानते, मान लो माना y बराबर 1, तो x इक्वल टू
12 माइनस 1 अपॉन 2, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो 12 में से 1 कितना बचेगा 11 अपॉन 2। अब जब आपको पता है 2 की टेबल में 11 नहीं आता, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.5, यानी कि पॉइंट में आ गया। और हमने भी बात करी कि पॉइंट में ग्राफ को सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट में ग्राफ सोल्व करने से क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ आपको थोड़ी सी बनाने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। यानी कि हमारे y जो है 1 की जगह हम क्या लेंगे, उसकी जगह अगली नेक्स्ट वैल्यू है अपन ले सकते हैं 0 ले सकते हैं 2 ले सकते हैं। मैंने मान लिया y की जगह ले लिया 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 12 माइनस 2 अपॉन 2, और 12 में से 2 गया तो क्या बचेगा 10, और 2 की जगह आता है ऑब्वियसली 10 आता है, कितनी बार आता है 5 टाइम, यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। यानी कि अगर आप इसका अगर कोई बॉक्स बनाओगे तो उस बॉक्स पे आप वैल्यू पुट करोगे, अगर आप y की वैल्यू आपने क्या पुट करी है 2, तो y की वैल्यू पुट करने पे x आपका क्या आया 5, यानी कि आपका एक जो बॉक्स है वो क्या हो गया फिल हो चुका है। आप चाहो तो 2 के बाद 3 रखोगे, लेकिन हमने जैसे देखा था 1 रखने पर आपका आंसर किसमें आया था, पॉइंट में आया था। अगर आप 3 रखते हो, मान लो रख के देखते हैं, यहाँ अगर 3 लिखता हूँ तो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9, और 2 की टेबल में 9 नहीं आता, यानी कि वो वापस किसमें आएगा पॉइंट में, तो इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। तो 2 के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं हम 4 ले सकते हैं, यहाँ हम 4 लेते हैं, यानी कि y इक्वल टू हमने लिख लिया 4। तो x इक्वल टू 12 माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि इक्वल टू 8, और 2 की टेबल में कितनी बात है 4 बार, यानी कि जैसे हमने 4 रखा तो आंसर कितना आ गया 4। यहाँ पे हमारे 2 बॉक्स फिल हो चुके हैं, हम 2 बॉक्स से भी समीकरण बना सकते हैं और 3 बॉक्स से भी बना सकते हैं। चाहो तो सुविधा के लिए आप एक बॉक्स और बना लो। जैसा कि हमने इसमें क्या किया था, एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी होती है कि इन दोनों बॉक्स में से अगर कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है तो कॉमन पॉइंट लेने का आप पहले कोशिश करें। जैसे कि इसमें मैंने 2 लिया 4 लिया, इसमें मैंने 1 लिया और 2 लिया, तो 2 पे मेरा क्या आया 5 आया, और यहाँ 2 पे कितना आया 4, तो ये कोई कॉमन पॉइंट नहीं। जैसे इसमें 0 लिया, अगर मैं 0 लेता हूँ क्या मालूम इसमें दोनों कॉमन पॉइंट मिल जाए, तो यहाँ हम 0 भी ले सकते थे, लेकिन मैंने लिया नहीं। मान लो आप 0 लगे देखो, जैसे कि आप 0 लगे देखोगे, जैसे कि आप जैसे चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी सुविधा के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप इसको बार बार देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, माना मैंने ले लिया y की वैल्यू 0, तो जैसे y की वैल्यू 0 यानी कि x इक्वल टू यहाँ y की वैल्यू रखता हूँ मैं 0, अपॉन में क्या है 2, और 12 में से 0 गया तो क्या बचेगा 12 ही बचेगा, और 2 की टेबल में 12 कितनी बार है 6 बार, यानी कि यहाँ पर 0 रखने में मेरा आंसर क्या आ रहा है 6, यानी 0 जैसे ही पुट करता हूँ यहाँ आंसर क्या आ रहा है 6। जैसे कि हमने 0 क्यों रखा, 0 रखने का मकसद ये था क्या बचा हमको इस बॉक्स में कोई कॉमन पॉइंट मिल जाए, ताकि हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमको एक पॉइंट मिल जाए जिस पर दोनों लाइनें क्या होगी प्रतिच्छेद होगी। प्रतिच्छेद का मतलब वहां पर दोनों लाइनें आपस में मिलेगी और वो हमारा क्या हो जाएगा कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पर 0 और 6, यहाँ पर भी 0 और 6, ये हमारा क्या मिलेगा कॉमन पॉइंट। तो ये तो हो गया हमारा फिलअप किया बॉक्स का काम। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें करना है कि इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पे शो करना है, जो कि आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, आपको उसी पे क्या करना है शो करना है। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन जैसे मैं इसको रब करता हूं, मुझे ओवरऑल कोड इन दो फिलअप बॉक्स से काम है, तो मुझे फिलअप बॉक्स को मैं इस तरफ साइड में लिखता हूं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है फिलअप बॉक्स को एक तरफ साइड में लिख देता है कि हमको इसी में से कोई वैल्यू है, इसी में से इन्हीं पॉइंटों को हमको ग्राफ पे शो करना है। तो ग्राफ बनाने के सबसे पहले आप क्या करोगे स्केल लोगे, स्केल से क्या करोगे आपके ग्राफ में मैक्सिमम कोशिश करना है कि आप ग्राफ पेपर पे बाएं तरफ से 2 लाइन छोड़ करके ग्राफ पेपर पर लाइन खींचना है। जैसे कि मैं खींचता हूं, तो जैसे कि आपको पता होगा ये ग्राफ पेपर में आपके 2 लाइन खींची मैंने,
अब इस उदाहरण में आपने कुछ बेसिकली पढ़ा होगा, आपने 8th क्लास 9th क्लास में अगर पढ़ा नहीं है तो हम आपको बताते हैं एक बार फिर से कि ये जो आपकी सीधी लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, या इंग्लिश बोलते हैं इसको एक्स एक्सिस। इधर की तरफ होता है वो होता है आपके एक्स डेक्स। एक्स डेक्स का मतलब होता है यानी कि अगर आप ये बीच में आपको होता है मूल बिंदु जिसको बोलते हैं धीरे धीरे नोट करते हैं। इसमें मूल बिंदु से अगर आप दाईं तरफ जाओगे यानी कि आप इसके किस तरफ जाओगे? राइट डायरेक्शन में, यानी कि इसकी पॉजिटिव या फिर इसकी धनात्मक दिशा में जाओगे तो आपके सारे मान क्या आएंगे? धनात्मक आएंगे। अगर आप इस मूल बिंदु के पीछे की तरफ जाओगे यानी कि एक तरीके से समझ लो गाड़ी अगर आप आगे की तरफ ले जा रहे हो यानी कि आप गाड़ी सीधे आगे की तरफ चला रहे हो यानी कि आपकी डायरेक्शन कैसी है? धनात्मक। अगर आप गाड़ी रिवर्स ले जा रहे हो यानी कि आपकी डायरेक्शन कैसी है? उल्टी, यानी कि इधर सारे पॉइंट कैसे आएंगे आपके? माइनस पे। वैसे अगर आप लिफ्ट में बैठे हो, अगर आप लिफ्ट में वैसे अगर आप जैसे आप लिफ्ट में बैठे हो, अगर आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाओगे यानी कि आपका जा रहा है धनात्मक दिशा की तरफ, और आप लिफ्ट में अगर नीचे की तरफ जा रहे हो तो वो क्या होगी आपकी? धनात्मक, यानी कि ये आपका हो जाएगा y एक्स, ये हो जाएगा आपका y डैश, और y वाले सारे मान किस में होंगे? ये प्लस के होंगे ऊपर वाले, और नीचे वाले कैसे होंगे? माइनस के। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है सेकंड चतुर्थांश, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। वैसे इसका अभी हमारे पास कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सुविधा के लिए आपको पता होना चाहिए। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है इन पॉइंटों को यहाँ पर शो करना है। जैसे कि मेरे पास x के अंदर 4 5 और 6, x के अंदर मेरे पास क्या है? 4 5 और 6, और यहाँ पर क्या है? 5 4 और 6, यानी कि मेरे पास इन सब में से मैक्सिमम पॉइंट क्या है? 6। क्या है? 6। सबसे पहले हम x की लाइन में 6 तक संख्या लिखेंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 5 और 6। ये हमने क्या कर दिए? 1 से लेकर के 6 तक की संख्या लिख दी। वैसे ही y में 0 1 और 2 2 4 और 0, मैक्सिमम y में क्या नंबर है? 4 तक, यानी हम y में क्या लेंगे? हाँ, तो हमारे यहाँ पर सेकंड मान क्या है? 5 पर 1। 5 पर 1 का मतलब है x पर 5 और y पर उसका मान क्या है? 1। ठीक है, अब तीसरा जो आपको पॉइंट है वो आपका क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मान क्या है? सेकंड मान 5 पर 1, और तीसरा मान हम निकालेंगे। अब तीसरा मान हमारा है x, और y पर कितना है? 4, और y पर कितना है? 2, यानी कि 1 2 3 और 4 4 कदम आगे, और अब के बाद हमको कौन से फ्लोर जाना है? 2 फ्लोर पर, यानी कि एक फ्लोर ये ना, एक फ्लोर ये ना, यानी कि एक पर हमारा मान क्या है? 2। इस तरीके से हमारे को आपने ग्राफ बनाया तो हमारे क्या मिल गया? हमको 3 पॉइंट मिल गए, और हम तीनों पॉइंट को अगर हम एक सीधी रेखा में एक लाइन खींचते हैं यानी कि एक लाइन हमारी ऐसी शो करेगी, तो आप जैसे यहाँ पर तो मैं हाथों से बना रहा हूँ इसलिए हमारी लाइन थोड़ा सा आगे पीछे हो रही है, लेकिन अगर इसको आप अच्छी तरीके से अगर स्केल से बनाओगे तो ये लाइन वो बिल्कुल मिट करती हुई जाएगी, बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगी। यानी कि ये तीनों पॉइंट कैसी है? एक ही रेखा में। कैसी रेखा में? एक ही रेखा में, इसको बोलते हैं सरल रेखा। अब उसके बाद ये तो हमारा हुआ फिलअप बॉक्स 1 का, ये हमने कौन सा फिल किया? 1 नंबर का। हमारे पास एक और बॉक्स है, इसको हमें फिल करना है। इस बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास x पे क्या है? 5, और y पे क्या है? 2, यानी कि हमको वापस x, यानी कि हमको आगे की ओर क्या करना है? 5 कदम राउंड चल रहे हैं, और उसमें ऊपर कौन से फ्लोर जाना है? सेकंड फ्लोर जाना है, यानी कि हम 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे? ऊपर की ओर 2 कदम, यानी कि एक कदम ये रहा, एक कदम ये रहा, यानी कि हम कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया 5 पर 2। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 पे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट वो है आपका 4 और 4, यानी x पर भी 4 है और y पर भी 4, यानी कि हमको x पर 4 कदम 1 2 3 और 4, ये तो हो गया हमारा 4 कदम, और y पर कितना है? 4, यानी वो हमको ऊपर की ओर भी क्या करना है? 4 कदम चलना है, 1 2 3 और 4। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया? 4 पे 4, यानी कि हमारे x और y दोनों पॉइंट क्या हो गए? 4 और 4। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो 6 और 0, जो उस फिलअप बॉक्स में भी था और इस बॉक्स में भी, यानी कि वो पॉइंट आप बनाओ या मत बनाओ एक ही बात है, क्योंकि वो पहले से बना हुआ है। तो अगर बना भी देंगे तो वो कहाँ बनेगा? यही बनेगा, यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या है? कॉमन पॉइंट, और यहीं पर क्या होगी? दोनों रेखा आकर के मिलेगी। तो अगर हम इनको आपस में मिलाते हैं इस लाइन को, तो ये हमारी लाइन, एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन ऐसे, यानी कि ये जो 6 और 0 है ये हमारा क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है। इस तरीके से हमने क्या किया? एक ग्राफ की दी हुई दो इक्वेशन को सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद हमने उसका क्या किया? ग्राफ पर उसको अंकित किया, ग्राफ पर उसको बनाया। यहाँ पर एक और मेन चीज जो आपने नहीं लिखी है वो होती है पैमाना, और वो लिखने पर आपको एग्जामिनर आपको आधे से 1 नंबर का बेनिफिट देने का चांस रहता है।
तो पैमाना क्या होता है, पैमाना दोनों अलग अलग होते हैं, एक्स अक्ष के लिए अलग और वाई अक्ष के लिए अलग। यहाँ पर जैसे कि हमको पता है 0 1 2 3 4 5 6 है और ऊपर भी क्या है 1 2 3 4 है, तो पैमाना दोनों एक से ही है क्योंकि यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम चाहे तो बड़ी पैमाना लिख सकते हैं एक्स अक्ष बराबर, ये हमारा क्या होता है एक कॉलम होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपने अगर बॉक्स होता है, यानी कि एक यहाँ से लेकर एक डिब्बा होता है कह सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा एक अक्ष बराबर तो यहाँ पर एक अक्ष बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक डिब्बा, यानी कि हम इसको बोलते हैं कि इसमें गैप कितने का होता है, सेंटीमीटर में गैप होता है, यानी कि हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर एक बॉक्स। वैसे ही देखो ऊपर की तरफ y की तरफ भी जाएगा तो y की तरफ भी क्या होगा सेम आएगा, y x बराबर क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर एक बॉक्स। तो ये हमारा क्या हो गया पैमाना हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया हमने ग्राफ बना दिया, पैमाना भी नोट कर लिया, ये तो हमारा सब काम हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा क्या करेंगे हम, ये होने के बाद आपको सवाल के अंदर ठीक है, जैसे तो देखो ये तो हमने क्या है इसको इंग्लिश में लिखा है, चाहो तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी में किस तरीके यूज कर सकते हैं इंग्लिश में, अगर इसको हिंदी में अगर अच्छे से हमें पैमाना लगा तो लिखना है, पैमाने के लिए देखो सबसे सिंपल एक बेस्ट तरीका होता है कि पैमाना आप लिखोगे तो एक क्या है आपके पास, यहां से लेके यहां तक कितना गैप है आपका 1 सेंटीमीटर, यानी इसको बोलते हैं जहां पे पढ़ा होगा इकाई या यूनिट, जैसे आप साइंस के अंदर पढ़ते हो कि फोर्स की यूनिट न्यूटन है, मास की यूनिट अपन किलोग्राम है, तो वैसे यहाँ पर भी हम यूनिट शो कर सकते हैं, तो यूनिट कैसे आएगी x बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर एक इकाई शो कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम यहाँ पर एक खंड की बात कर रहे हैं, इकाई या एक खंड भी ले सकते हैं। ठीक है, अब y अक्ष की बात करते हैं, क्या बोलते हैं हम y अक्ष की बात, y अक्ष में भी क्या आएगा आपका, यहाँ पर जो हम एक गैप ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर एक इकाई। ठीक है, ये तो हमारा क्या होगा पैमाना शो कर दिया, हम सब कुछ हो चुका है। अब आज की होली को यहाँ पर एक लास्ट सवाल जो बच गया है, जैसे कि आपके एग्जाम में आता है कि समीकरण को सोल्व करने के बाद एक आपको समीकरण देगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको मान निकालना होता है। कैसे, जैसे मान लो आपको समीकरण दे दी उसने 6x स्क्वायर, तो मान लो उसने दिया 2x स्क्वायर प्लस y इजिकल टू पी, और वो बोल दे यहाँ पर आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या बोले आपको, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको पास जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट क्या है 6 और 0 और 6 और 0 तो दोनों में है, तो इस कॉमन पॉइंट में जो x की वैल्यू है वो कितनी क्या है आपके पास 6 और y की वैल्यू क्या है 0, यानी ये वैल्यू अगर आप इस समीकरण में रखते हो, अगर ये वैल्यू आप इस समीकरण में रखते हो तो आपका क्या आ जाएगा p का मान आ जाएगा। जैसे कि मैं रखता हूँ 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 का क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर प्लस y की जगह क्या दे रखा है 0 बराबर में 6 का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। यहाँ पर आप कोई और वैल्यू दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है x की जगह x स्क्वायर x क्यूब y क्यूब कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ओनली फॉर x और y के मान आना चाहिए। आपने x और y मान निकाल लिए तो आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। x की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 इक्वल टू p, 36 दूनी 72 72 प्लस 0 72 होगा, यानी p की वैल्यू कितनी है 72। इस तरीके से आपका जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो हमने आज सोल्व कर लिया है, और 6 नंबर का सवाल कुछ इस तरीके से आपके पेपर में मिलेगा आपको, और ये क्वेश्चन आपको आराम से आप सोल्व कर सकते हो। और वहाँ पर आपको समीकरण में कोई भी वैल्यू दे सकता है, समीकरण में कोई चेंज कर सकता है, तो वो आप बार बार अभ्यास करोगे, आपको आप अगर किताबों में से 2-3 सवाल लोगे, उसको ट्राई करोगे, आपको कोई नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आपके डाउट लिखे और आप हमें भेजना कि हम आप डाउट के ऊपर आपका सोल्यूशन दे सके। तो इसी साथ में आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं, और हम आपको अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड कुछ नई चीज या फिर हम आपको नए चैप्टर के बारे में बताएंगे, और उस चैप्टर में आपको नया जो आपका 8 मार्क्स का पेपर आने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपकी वो तैयारी कराई जाएगी। तो डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस की तरफ से भी प्रतीक लाना कि आपका धन्यवाद कि आपने हमारी क्लास को देखा, और आप आगे इस तरह की हमारी ऑनलाइन क्लास को देखते रहे। हम आपको 30 जून तक आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।